हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाते हुए हम लोग अब इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक एक करके हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, आप लोग भी उसको नोट करते जाइएगा और उसके बाद कई कई बीच में मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब ग्रुप में मैसेज के तौर पे करेंगे और सब कोई करेंगे। ठीक है, मैं बीच में एक दो क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, जो आपको करना है उसका आंसर करना है और उसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से अभी तक समझे हैं और आगे के प्रॉपर्टीज को अगर समझते हैं तो, लेकिन करना सभी को है। ठीक है, तो ये पहला टास्क है आपका। सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, एक एक करके हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी जो है तो उसको ना ऐसे कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व, हम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा इसको, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। एक काम करते हैं, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। ठीक है, हिंदी में भी इसको लिखते हैं बाएं से दाएं और गिरता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहता है क्या। देखिए, डिमांड कर्व में हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है ना, ये भी लगभग ऑलमोस्ट डिमांड कर्व की तरह ही है। डिमांड कर्व में हम लोग देखते हैं कि वो नीचे डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, तो नीचे डाउनवर्ड स्लोप करने के कारण जो होता है वो होता है कि जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है, जो उसका सीमांत उपयोगिता है, वो घटता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें इंडिफरेंस कर्व जो है, जो मतलब बाएं से दाएं की ओर गिरता है, तो उसके पीछे का कारण होता है कि देखिए, संसार का एक सबसे बहुत प्रैक्टिकल लॉ है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल है कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, तो वही नियम है कि अगर आप अभी तक देख चुके हैं इंडिफरेंस कर्व के मतलब पॉइंट्स में, कि अगर आप, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है मान के चलते हैं, तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, ये अगर आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये IC है, तो अब यहां पे जो आप y और x का कॉम्बिनेशन ले रहे थे, यहां पे मानते हैं आप y ले रहे थे और यहां पे x ले रहे थे, तो अगर आपको x को बढ़ाना है तो y को घटाना होगा। ठीक है, यानी कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको x का दूसरा एक और अमाउंट पाने के लिए, यानी कि x1 पाने के लिए आपको y का कुछ अमाउंट जो है वो डिक्रीज करना पड़ता है इस कंडीशन में। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये पाने खोने का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसी की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अब इस चीज को समझ गए? ज्यादा टेक्निकल तो है नहीं कि नहीं समझेंगे, समझ ही गए होंगे। अब अगर ऐसा है, अगर एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व, अगर एक सामान्य IC अगर ऐसा होता है, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये वर्टिकल नहीं होगा। अपवर्ड स्लोपिंग को हिंदी में ऊपर उठता हुआ लिखेंगे और वर्टिकल को हिंदी में लंबवत लिखेंगे। और तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है कि इंडिफरेंस कर्व फिर हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। ठीक है, इसको आप लोग लंबवत लिखेंगे और इसको आप लोग क्षैतिजीय लिखेंगे।
ठीक है। अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ये 3 कंडीशन नहीं हो सकता। एक एक करके तीनों कंडीशन को हम लोग समझते हैं कि अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो क्या होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। अब अगर ये IC अगर होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो ऐसा होगा। ये हमारा IC है। अब जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि जो MRSXY होता है वो क्या होता है, तो वो डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस अमाउंट को, ये चीज आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिएगा। अब अगर IC अपवर्ड स्लोपिंग है तो ये मानते हैं एक कंडीशन है Y और X। ठीक है, अब अगर X के एक अमाउंट को बढ़ाना है तो नीति क्या कहता है कि Y के एक अमाउंट को Y के कुछ अमाउंट को घटाना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि Y का भी अमाउंट बढ़ रहा है और X का भी अमाउंट बढ़ रहा है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है? इस कंडीशन में तो ये हो रहा है। होना या ये चाहिए था कि Y के कुछ पार्ट को, Y के कुछ पोर्शन को हमें घटाना पड़ता X के कुछ पोर्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर अपवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व है तो Y भी बढ़ रहा है और X भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ रहा है। ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था? वर्टिकल IC, वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व। अगर इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल होता है, अगर इंडिफरेंस कर्व लंबवत होता है तो क्या होगा। ठीक है, अगर एक इंडिफरेंस कर्व लंबवत होता है, वर्टिकल होता है तो क्या होगा। ये वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल होगा। अब मान के चलिए कि यहां पे X का है, ये एक अमाउंट है Y का। अब यहां देखिए X के बिना किसी अमाउंट को बढ़ाए घटाए Y के अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ होना पड़ता है। X तो जैसा का तैसा रह गया, लेकिन Y को आप इंक्रीज कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि आप हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को, यानी कि यहां से यहां आप पहुंच जाते हैं X को बिना टच किए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व भी पॉसिबल नहीं है। अब जो इसके अलावा एक इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल IC। ये अब यहां पे आप देखिए Y उसी अमाउंट में रह रहा है, लेकिन X को हम मनमाने तरीके से बढ़ा सकते हैं। सेम जो हम लोग इसमें देख रहे थे, यहां भी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है। तो ये इंडिफरेंस कर्व भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल MRSXY जो है ये काम करता है। इसकी वजह से ये क्या है? तो ये है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ऐसा है, अगर इस कंडीशन में है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हम लोग देख चुके। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी समझते हैं। इजी था ये प्रॉपर्टी, बहुत इजी होगा, आप लोगों को बहुत 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 आसान लगा होगा। अगला प्रॉपर्टी तो और आसान है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट। ठीक है, ऑफ ओरिजिन। हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। हम लोग समझ चुके हैं कि कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है। ठीक है, अब IC कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है। ठीक है,
क्यों, क्या और क्या रीजन है ये भी समझते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है, इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आप लोग जानते हैं वो क्या है, तो वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y। ये कारण है इसके डिमिनिशिंग होने का। किसे समझते हैं, समझिए, हर चीज को समझिए, हर प्रॉपर्टी को समझिए, इतने अच्छे तरीके से समझिए कि एग्जाम में आप फोड़ के रख दे बिल्कुल। ये है हमारा आईसी, ठीक है। अब देखिए, पहले आप एक कॉम्बिनेशन चूज कर रहे थे, वो कॉम्बिनेशन था ये। अब एक कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन है ये। अब आप एक कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में देख चुके हैं कि डिमिनिशिंग हमारा एक्स वाई क्या होता है, मोह माया। मोह माया की वजह से हम जितना ज्यादा गुड सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं, जो वस्तु मेरे पास था उसके प्रति मेरा मोह माया बनने लगता है और हम कम 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 वस्तु देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 बिंदु देख रहे हैं, एक ए, एक बी और एक सी। अब एक चीज आप लोग बताइए हमको यहां से, इस पॉइंट को देखते हुए, कि जो ये पार्ट है, ये पार्ट, ये क्या डेल्टा वाई नहीं है? डेल्टा वाई का मतलब, डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई, वाई यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, ठीक है। और देखिए ये घट रहा है तो माइनस डेल्टा वाई है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम मैथमेटिकल फॉर्म में सिर्फ आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एम आर एस एक्स वाई क्या होता है, माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हम लोग जानते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, क्या ये प्लस डेल्टा एक्स नहीं है? प्लस ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ समझा रहे हैं, एक्स को जोड़ रहे हैं, वाई को घटा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहां पे दे देते हैं हम लोग, मान के चलते हैं पी, समझ रहे हैं। अब यहां से फिर देखिए, यहां से फिर आप देखिए, इस बी से सी पे जाने में, ए से बी आने में ये वाई चेंज हो रहा है, ये एक्स चेंज हो रहा है। अब यहां पे देखिए माइनस डेल्टा वाई, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन डेल्टा एक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनता जा रहा है। यहां पे हम क्यू दे देते हैं, तो यहां पे देखिए 2 ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल जो है वो है ए पी और बी, विच इज ग्रेटर देन ट्रायंगल बी क्यू और सी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, यहां पे आप देखिए कि dy बाय dx जो है, कंडीशन p पे जो दिया हुआ है, उस वो जो है विच इज ग्रेटर देन कंडीशन q पे जो डेल्टा y बाय डेल्टा x दिया हुआ है, ठीक है। ये हम कोई इक्वेशन नहीं बता रहे, ये बस ऐसे ही आपको समझा रहे हैं। ये चीज दिख रहा है ना कि ट्रायंगल जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। आप और आगे बढ़ेंगे अगर, मान के चलिए उतने ही अमाउंट से अगर आप छोड़ते जाएंगे तो ट्रायंगल और छोटा होता चला जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो डिमिनिश करता है, जो त्रिभुज है वो आगे जा करके धीरे धीरे छोटा होने जाता है। और जब ये पहले इतना बड़ा था, फिर ये इतना बड़ा हुआ, फिर ये इतना बड़ा हुआ, फिर ये इतना बड़ा हुआ, तो इस कर्व को अगर आप, इस बिंदु को अगर आप मिला करके और एक कर्व खींचेंगे तो ये कर्व कैसा होगा? कन्वेक्स ही तो बनेगा, बना ना कन्वेक्स। अगर ये ट्रायंगल बड़ा होता जाता, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल बड़ा होता जाता, तब आप इस बिंदु को मिलाते तो ये बिंदु जो है वो आपका धीरे धीरे कनकेव होना शुरू हो जाता, ठीक है। ये कन्वेक्स कनकेव समझ में आ गया ना, कि ये चीज जो है आईसी जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ये ट्रायंगल धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, ये डिमिनिश करता चला जाता है। क्यों डिमिनिश करता है? मोह माया। मोह माया किस तरह से काम करता है वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब यहां भी कुछ कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है कि सपोज कीजिए, अगर ये
कनकेव है, मतलब कन्वेक्स है, तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन और हो सकता है। अगर ऐसा आईसी हो रहा है एक नॉर्मल आईसी, तो फिर एक नॉर्मल आईसी में फिर दो केस बनता है कि नहीं हो सकता। क्या? एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, आईसी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, और दूसरा कनकेव नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक एक करके इसको भी समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन कैसे नहीं हो सकता और कनकेव कैसे नहीं हो सकता। अगर इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारा आईसी है, एक नॉर्मल आईसी की हम बात कर रहे हैं, वैसे स्पेशल केस जो है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आईसी है। अब यहां पे देखिए कि जो ट्रायंगल है वो हर एक ट्रायंगल सिमिलर ही है। ठीक है, यानी कि एम आर एक्स वाई जो है वो डिमिनिश कर ही नहीं रहा है, एम आर एस एक्स वाई जो है वो डिमिनिश कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोने की आपको जरूरत पड़ रही है, लेकिन मोह माया आप में है ही नहीं, और दुनिया मोह माया के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो काम कर रहा है, लेकिन वो डिमिनिशिंग नहीं है, वो गिर नहीं रहा है। हमको y को x के प्रति छोड़ने में कोई मोह माया नहीं है, जितना x हम लेते जा रहे हैं उसी तरह उसी रेट से y को छोड़ते जा रहे हैं। ये भी इंडिफरेंस कर्व के नियम के खिलाफ है। हालांकि ये नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व का केस है। अगर पूर्ण प्रतिस्थापन वाला कंडीशन आता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस आता है कि एक के बदले दूसरा हम आराम से छोड़ सकते हैं, जैसे कि कोका कोला और माउंटेन ड्यू है। ठीक है, तो कोका कोला के लिए हम माउंटेन ड्यू को आराम से इजीली छोड़ सकते हैं, तो इस कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा इंडिफरेंस कर्व? जब गुड्स जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, पूर्ण प्रतिस्थापन वाला वस्तु है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल गुड के लिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? मोह माया के बिना जिंदगी जी ही नहीं सकते नॉर्मल वस्तु में। अगर पूर्ण प्रतिस्थापन वाला कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब कनकेव वाला सिचुएशन देखते हैं कि कनकेव, अगर कनकेव होगा, कनकेव यानी ऐसा, अगर ऐसा होगा, चूंकि ऐसा होने की वजह से एम आर एस एक्स वाई जो था वो डिमिनिशिंग था, और हम लोग देख चुके हैं कि इस कंडीशन में जो त्रिभुज है वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। समझ रहे हैं ना? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही इसको समझे हैं कि छोटा ट्रायंगल बना के समझाने की जरूरत नहीं है, हम एक बड़ा ट्रायंगल बना के आप लोग को समझा देते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो ट्रायंगल होगा, ये जो छोड़ने वाला ट्रायंगल होगा, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, ये यहां पे ऐसे मत देखिए, ये कर्व और नीचे जा रहा है तो ये ट्रायंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश नहीं कर रहा है, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली नॉर्मल गुड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। आप लोग को थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा है ना प्रॉपर्टी के बारे में? हम थोड़ा फास्ट इसलिए हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि लास्ट वीडियो जो है वो आप लोग का बिल्कुल क्लियर है, आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है अच्छे से समझते हैं, प्रतिस्थापन क्या है आप अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट में हम चल रहे हैं और कोई बात नहीं है। इतना आप लोग समझ गए कि प्रॉपर्टी में ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग कितने आसानी से, ये जो दो प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स होगा, कनकेव नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। तो क्या क्या हो सकता है ये हम लोग देख चुके, और अगर ऐसा है तो क्या क्या नहीं होगा ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ करके इस चीज को और मतलब और आगे की जो प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। तीसरा, अभी तक हम लोग दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं और दो प्रॉपर्टी में भी ये देख चुके हैं कि अगर वैसा होगा तो क्या नहीं होगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, कलर यूज करते हैं ब्लैक, ब्लैक का मजा ही अलग है। जो आईसी है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेवर
इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं। काटने का मतलब क्या है? ये y, ये x, ये हमारा एक आईसी है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा आईसी है। यहां पे ये एक दूसरे को काट रही है। अब देखिए सिंपल, हम लोग एक चीज जानते हैं कि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, जो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जो है वो अलग अलग यूटिलिटी लेवल को बताता है, ठीक है, ये चीज पता है। अब अगर एक दूसरे को काट रहा है तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। कैसे समझते हैं? कलर चेंज करते हैं, यहां से लेते हैं रेड। अब देखिए समझिएगा, ये एक पॉइंट है, इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं P, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहां पे, ये इसको मान लेते हैं P1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं P2, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है, इसको मान लेते हैं E1, और ये जो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट को काट रहा है, जहां पे ये टच कर रहा है, उसको मान लेते हैं E2, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं। N और N1, ये क्या है? तो ये है हमारा गुड X, और ये क्या है? तो ये है हमारा गुड Y। ये तो आपको पता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने हर ग्राफ में ये चीज जरूर लिखिएगा। हम आपको समझाते हुए अगर नहीं भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना है। अब देखिए, जैसे कि रूल के हिसाब से हम जानते हैं कि यहाँ पे IC1 से ज्यादा उसको संतुष्टि IC2 पे मिलना चाहिए था। रूल तो यही कहता है, रूल तो यही कहता है ना कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द यूटिलिटी लेवल, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व से उसे यूटिलिटी लेवल जो है वो ज्यादा मिलता है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि पॉइंट P पे, आप P पे देखिए, P पर देखिए कि P पर IC1 इज इक्वल टू IC2 है, ठीक है। यहां पे देखिए, इस जगह पे देखिए जहां पे एक दूसरे को काट रहा है, यहां पे तो एक ही है, IC1 इज इक्वल टू IC2। इसका मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो 1 से जितना संतुष्टि मिल रहा है उतना ही संतुष्टि इंडिफरेंस कर्व 2 से मिल रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़िए, P1 और P2 पे देखिए, P1 एंड P2 पे देखिए। अगर आप P1 पे देखते हैं तो P1 पे, अगर आप सिर्फ P1 पे देखते हैं, अगर आप सिर्फ P1 पे देखते हैं तो यहां पे क्या है? IC1 इज ग्रेटर देन IC2। इसका मतलब जो नीचे का इंडिफरेंस कर्व है, पहला इंडिफरेंस कर्व जो है, वो ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। ये भी पॉसिबल नहीं है इंडिफरेंस कर्व में, है ना। अब पॉइंट P2 पे देखिए, पॉइंट P2 पे देखिए, वस्तु का कॉम्बिनेशन वही, मतलब बदल रहा है, लेकिन यहां पे जो है वो IC2 जो है वो फिर लेस देन IC1 है। ये दोनों कंडीशन में एक ही चीज है, समझ रहे? ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से कंडीशन ये होना चाहिए था। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एकदम ध्यान रखिएगा कि एक जो तटस्थता वक्र होता है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता, बहुत ही नियमतः इंडिफरेंस कर्व काम करता है। समझ गए ना ये चीज? इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। समझ गए? अब एक चीज और, चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि डिफरेंट IC नीड नॉट बी पैरेलल।
इंडिफरेंस कर्व जो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, ये जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के पैरेलल हो। विभिन्न तटस्थता वक्र का समान होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। यह किस चीज पे डिपेंड करता है? तो यह MRS XY पे डिपेंड करता है कि अगर 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 यहां पे देखिए, इफ MRS XY जो है वो अगर समान है, ठीक है, तो IC जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। और अगर MRS XY जो है वो समान नहीं है तो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से है। आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे एक दो वस्तु है, एक्स वाई, उसको छोड़ने के लिए जो x को लेने के लिए y को जो छोड़ने का रेट है वो जिस तरह से वेरी करेगा, इंडिफरेंस कर्व का शेप भी उस तरह से वेरी करेगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है? एक जैसा, वो कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हर इंडिफरेंस कर्व का सेम है तो जो सारा आईसी होगा वो समान होगा एक दूसरे के। लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग अलग हो रहा है, बदल रहा है, दिस दैट हो रहा है, तो वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे इस चीज को तो आप लोग एक पेज का डेफिनेशन, एक पेज पे इसका डेरिवेशन और एक पेज पे इसका डिस्कशन आप हमें ग्रुप में भेजेंगे। अगर नहीं समझे तो, समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं समझे हैं तो इसका डेरिवेशन आप हमें व्हाट्सएप पे करेंगे, और समझ गए हैं तब भी करेंगे। यानी कि आपका टास्क जो है, आपका असाइनमेंट जो है वो ये दिखाना है, इसको 2-3 टेबल बनाना है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबका अलग अलग ले करके और उसको ग्राफ बना करके और हमें भेजना है। आपका टास्क क्या है कि 2-3 अलग अलग डेटा लेना है, 2-3 अलग अलग कॉम्बिनेशन, 2-3 अलग अलग ग्रुप मतलब टेबल लेना है और उसका इंडिफरेंस कर्व डिराइव करना है और दिखाना है कि अगर MRSY जो है वो अगर इक्वल है तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो पैरेलल होगा, और अगर नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होगा। ये आपका टास्क है, ये आपको करना है, ठीक है। बहुत इजी काम है, आप बस आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मतलब एक भी असाइनमेंट अभी तक कोई भेजे नहीं है, सिर्फ एक लॉ ऑफ डिमांड पे असाइनमेंट मांगे थे, वो भी आप लोग नहीं दिए अभी तक सबको ही। पांचवा इंडिफरेंस कर्व का रूल क्या है कि हायर आईसी गिव ग्रेटर सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व अभी हम लोग देख चुके हैं कि IC1 से IC2 में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, IC3 में उससे भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और IC4 में उससे भी ज्यादा मिलेगा। जितना इंडिफरेंस कर्व हाइयर होगा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना हाई होगा, ठीक है। ये इसका पांचवा प्रॉपर्टी है। छठा प्रॉपर्टी कि IC जो है वो नेवर टचेस द एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है, अक्षांश को टच नहीं करता। दो कंडीशन इसमें हो सकता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व एक तो यहां टच करे, और दूसरा एक कंडीशन हो सकता है कि इंडिफरेंस कर्व यहां टच करे, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये आईसी है। इस पॉइंट पे क्या होगा कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, वो अपना सारा का सारा पैसा वाई पे खर्च कर रहे हैं, जबकि इंडिफरेंस कर्व क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात करता है, थोड़ा एक्स थोड़ा वाई। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी किसी एक एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या है, तो y इज इक्वल टू 0 है, जबकि हमें क्या करना है, थोड़ा x और थोड़ा y, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात करता है।
समझ गए इस चीज को? अगर ऐसे टच करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता जो अपना सारा पैसा, टोटल पैसा जो है वो एक्स पे खर्च कर दे रहा है या टोटल पैसा वाई पे खर्च कर दे रहा है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी टच नहीं करता, एक्सिस को कभी टच नहीं करता। ठीक है, आईसी क्या होता है? हमेशा दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को बताता है। ये छठा प्रॉपर्टी था और आखिरी प्रॉपर्टी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हम लोग अपने से प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स अप्रोच। ठीक है, मार्शल का जो विचारधारा है उससे यह बहुत जटिल विचारधारा है। अभी तक हम लोग 2 डायमेंशनल डायग्राम पे इसको देखे, अगर हम 3 डायमेंशनल डायग्राम पे इसको देखना चाहें तो एकदम बिल्कुल महाभारत हो जाएगा ये अप्रोच। ठीक है, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल विचारधारा है बिल्कुल ये। ठीक है, तो ये कुछ 7 प्रॉपर्टीज थे जो हम लोगों ने देखा और इसको समझा एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को। अब प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से, आप लोग नोट भी कर चुके हैं, आप लोग को एक असाइनमेंट भी हम दे चुके हैं करने के लिए। अब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, या ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में आता है ये हम लोग देखते हैं। तो क्या देखना है हमें? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से इक्विलिब्रियम में कैसे पहुंचता है ये हमें देखना है। एक चीज ध्यान रहे कि जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इनकम है उपभोक्ता का और जो प्राइस ऑफ द गुड है ये दिया हुआ है। इस दिए हुए पे हमें क्या करना है? तो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, जो हमारा बजट लाइन है, जो हमारा औकात है, उस औकात पे ही रह करके हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना है, तभी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? कार्डिनल में क्या करते थे कि कम खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिल जाए। उसी तरह इसमें बजट लाइन पे रहते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो संतुष्टि मिले। हमारा इनकम और बाजार का जो प्राइस है वो दिया हुआ है। कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर को सब पता है। रैशनल की जब हम बात करते हैं इसका मतलब हमें कुछ अजम्पशन डिस्कस करने हैं। जब भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो अजम्पशंस लिख दीजिएगा। आपको अजम्पशंस पता है, एक ही अजम्पशंस हम लोग रटते आ रहे हैं। कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर को सब पता है, कंज्यूमर एकदम बहुत ही ज्ञानी है। ठीक है, यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा जो है वो हम लिखवा दे रहे हैं, वो है कि कंज्यूमर का आईसी मैप जो है वो उसको पता है। आईसी मैप जो है, आईसी मैप क्या है? डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व जब हम एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं तो आईसी मैप जो है कंज्यूमर को, वो कंज्यूमर का वो दिया हुआ है। आईसी मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस, स्केल ऑफ प्रेफरेंस रिप्रेजेंट करता है। हम लोग समझ चुके हैं इस चीज को। ठीक है, और दूसरा अमाउंट ऑफ मनी, ये जो है वो फिक्स्ड है, उसका इनकम दिया हुआ है वो फिक्स्ड है और उसे पूरा का पूरा सारा पैसा जो है वो खर्च कर देना है, सारा पैसा खर्च कर देना है। ठीक है, तीसरा प्राइस भी दिया हुआ है और कांस्टेंट है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रहे, इनकम और प्राइस दोनों को हम कांस्टेंट माने हुए हैं, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, इनकम और प्राइस को हम कांस्टेंट माने हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। एक और चीज, एक छोटा सा और एग्जांपल कि गुड्स जो है वो होमोजेनस है, एक प्रकार का है, और
डिविजिबल भी है, उसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं बीच में से, ठीक है, काट पीट जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ये हमारा अजम्पशन है, नॉर्मल है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच में, ठीक है। अब कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व के तहत जाने के लिए उसे दो कंडीशन मतलब जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहता है कि जो कीमत रेखा यानी जो बजट लाइन है, जो बजट लाइन है जिसको हम लोग बीएल कह सकते हैं, बीएल शुड बी टेंजेंट टू आईसी। टेंजेंट का मतलब क्या है समझते हैं, जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को छूता हुआ, वो उसको स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श करना, उस कर्व को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए। इसको अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो जो बीएल है यानी जो बजट रेखा है वो तटस्था वक्र यानी कि जो आईसी है, ठीक है, को का स्पर्श रेखा होना चाहिए, ठीक है, को नहीं का, बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व का स्पर्श रेखा होना चाहिए। ध्यान रहे कि ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये एक नेसेसिटी है, ठीक है, नेसेसिटी है, सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो होना मांगता है, ये होना ही होना है। जब तक बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को मतलब स्पर्श रेखा नहीं होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये नेसेसिटी है, ये होना ही होना है। लेकिन सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में, इसके अलावा एक और कंडीशन है। लेकिन ये स्पर्श रेखा, ये बीएल शुड बी टेंजेंट टू आईसी का मतलब क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, हम लोग लास्ट में देख चुके हैं, आईसी का स्लोप जो है वो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, वो स्लोप ऑफ द बजट लाइन, बजट लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। बजट लाइन का स्लोप क्या होगा, चेंज इन पी एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन पी वाई, ठीक है, ये चेंज इन पी वाई, डेल्टा पी वाई, चेंज इन पी वाई और चेंज इन पी एक्स, यही तो इसका जो अनुपात होगा वही तो इसका स्लोप होगा। हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो ये एक दूसरे के जब बराबर होंगे तो यही कंडीशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, जो कि नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। समझ गए, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई होना चाहिए। मतलब स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन होना चाहिए। इसका मतलब कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को उसका स्पर्श रेखा होना चाहिए, वो उसका टेंजेंट होना चाहिए। कैसे, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा ये कंसेप्ट, ठीक है, इसको भी हम लोग ग्राफ पे देखते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन समझते हैं। एक काम करते हैं, दूसरा कंडीशन समझने से पहले इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा गुड वाई, ये है हमारा गुड एक्स, ठीक है। ये हमारा औकात, औकात बोले तो बजट लाइन बी एल, ठीक है। ये हमारा इनकम है कि हम अपना सारा पैसा y के इस अमाउंट को और x के इस अमाउंट को लेने में खर्च कर सकते, मतलब इतना ही कर सकते हैं, इतना ही मेरा इनकम है, ठीक है। अब देख, इस बजट है, बजट क्या होता है, हमेशा इनकम का कुछ पोर्शन होता है। हम हमेशा कंजम्पशन पे इनकम का कुछ पोर्शन खर्च करते हैं, कुछ पैसा हम सेव करते हैं और कुछ पैसा हम और भी काम में लगाते हैं। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ इंडिफरेंस कर्व डिराइव करते हैं कलर चेंज करके। एक इंडिफरेंस कर्व ये हो सकता है, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो सकता है, एक इंडिफरेंस कर्व ये हो सकता है, एक और इंडिफरेंस कर्व लेना चाहे तो यहां से हम लोग ले सकते हैं,
ये हो सकता है। इसको IC1 कहते हैं, इसको IC2 कहते हैं, इसको IC3 कहते हैं, इसको IC4 कहते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं, समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम में भी लिखना है। अब देखिए बजट लाइन किसके किसके टेंजेंट है ये देखिए। एक तो बजट लाइन यहाँ पे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट है, यानी इसको पॉइंट हम R मान लेते हैं। एक यहाँ पे है, इसको हम लोग S मान लेते हैं। एक यहाँ पे है, इसको हम T मान लेते हैं। एक यहाँ पे है, इसको हम U मान लेते हैं। और एक यहाँ पे है, इसको हम V मान लेते हैं। यानी बजट लाइन इंडिफरेंस मतलब अलग अलग इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट है। कहाँ कहाँ? पॉइंट R पे, पॉइंट S पे, पॉइंट T पे, पॉइंट U पे, पॉइंट V पे। यानी कंज्यूमर RSTUV कहीं पे भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये क्या बताता है? ये संतुष्टि का लेवल बताता है। आईसी क्या बताता है? संतुष्टि लेवल। और ये उसका इनकम है। जब उसका इनकम और संतुष्टि लेवल दोनों बराबर हो जाएगा, इनकम और संतुष्टि का लेवल दोनों बराबर हो जाएगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब आप ध्यान से देखिए कि कंज्यूमर कौन सी इंडिफरेंस, एक पॉइंट यहां भी हो सकता है, मान लेते हैं इसको W। कंज्यूमर कौन से पॉइंट को, कौन से कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर गुड X और गुड Y के कौन से कॉम्बिनेशन को चुनेगा, यही सबसे बड़ा यहां पे बात है। उसके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है R, पहले W है, ठीक है, उसके बाद कंडीशन है R, फिर कंडीशन है कॉम्बिनेशन है S, फिर कॉम्बिनेशन है T, फिर कॉम्बिनेशन है U, फिर कॉम्बिनेशन है V। टोटल कंज्यूमर के पास इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशंस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन चूंकि सेम इंडिफरेंस कर्व है तो कहीं भी हम कुछ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, कलर चेंज करते हैं। W, ये इसके बजट लाइन के औकात के बाहर है। यहाँ पे बजट लाइन इसका टेंजेंट नहीं है, कंज्यूमर इसको नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका बजट सिर्फ इतना ही है। यानी ये IC4 का कोई मतलब नहीं बनता। ये IC उसके लिए कोई बेकार चीज है, उसके लिए किसी काम का नहीं है। पॉइंट R टेंजेंट है, बिल्कुल है। पॉइंट S टेंजेंट है, बिल्कुल है। पॉइंट T टेंजेंट है, बिल्कुल है। U बिल्कुल है, V बिल्कुल है। यानी ये सारे पॉइंट पे जो है वो बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। अब आप एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो जितना ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा संतुष्टि मिलेगा। देखिए कंज्यूमर को इसी बजट लाइन के साथ IC1 यानी कि इतना संतुष्टि मिल रहा है, कंज्यूमर को इसी बजट लाइन पे इतना संतुष्टि मिल रहा है, कंज्यूमर को इसी बजट लाइन पे रहते हुए इतना संतुष्टि मिल रहा है। तो कोई कंज्यूमर बेवकूफ ही होगा ना कि जब ज्यादा से ज्यादा उसको संतुष्टि मिल रहा है तब वो कम संतुष्टि वाला मतलब ये बंडल चुनेगा, कॉम्बिनेशन चुनेगा। यानी IC1 से ज्यादा मजा उसको, संतुष्टि उसको IC2 में मिल रहा है, और IC2 से ज्यादा संतुष्टि उसको IC3 में मिल रहा है। तो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो इसको छोड़ करके ये दोनों को चुनेगा। भले ही ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो टेंजेंट टू द बजट लाइन है, बजट लाइन के स्पर्श रेखा है, लेकिन ये लोअर इंडिफरेंस कर्व है। पॉइंट T एक ऐसा बिंदु है जो बजट लाइन को टच भी कर रहा है और सबसे ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है। यानी कंज्यूमर चाहेगा कि उसके इनकम में रहते हुए उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले। अब हमारा मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन क्या है? हमारा मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन क्या है कि इनकम और प्राइस हमारा सेम रहे लेकिन यूटिलिटी हमारा जो है वो इनकम और प्राइस सेम रहे लेकिन यूटिलिटी हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे इस बजट लाइन पे आप देखिए इनकम हमारा सेम है लेकिन हम जैसे जैसे हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहे हैं हमारा यूटिलिटी बढ़ रहा है, और IC3 पे पहुंचने पर हमारा यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर के इंडिफरेंस कर्व को खरीदने की हमारी औकात नहीं है। इसका मतलब कंज्यूमर जब पॉइंट T पे पहुंचेगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, और यही पॉइंट T पे कॉम्बिनेशन T पे आप देख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल टू PX और PY है। दोनों का स्लोप एक दूसरे से मैच कर रहा है, और जब दोनों का स्लोप एक दूसरे से मैच करेगा तभी तो वो एक दूसरे के टेंजेंट होंगे। अगर इसका स्लोप ऐसा है और इसका स्लोप ऐसा है तो ये एक दूसरे से मैच थोड़ी करेगा। जब दोनों का स्लोप ऐसे एक दूसरे से टच करेगा तभी तो ये पॉइंट जो है वो एक कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा। इसका मतलब अगर कंज्यूमर पॉइंट R पे रहता है, ठीक है,
तो उससे ज्यादा संतुष्टि उसको पॉइंट एस पे मिलेगा क्योंकि वो ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है। उसी तरह पॉइंट वी पे जब रहता है तो उससे ज्यादा संतुष्टि कंज्यूमर को यू पे मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर वाला संतुष्टि है, और उससे ज्यादा संतुष्टि उसको टी पे मिलेगा, और यहां भी उससे ज्यादा संतुष्टि उसको टी पे मिलेगा। कंज्यूमर आर एस यू वी पे रहते हुए अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसी पैसे में ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व को छू सकता है, तो वो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व को छुएगा, सब्जेक्ट टू उसका जो बजट लाइन है वो उसको टच, उसका औकात के हिसाब से जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर वाला है वो कंज्यूमर उसी को चुनना चाहेगा। यानी कंज्यूमर जब पॉइंट टी पे रहेगा, कंज्यूमर जब पॉइंट टी पे रहेगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसके अलावा अगर कंज्यूमर किसी और कॉम्बिनेशन में पहुंचता है तो वहां उसकी संतुष्टि लेवल जो है वो हाई नहीं रहेगा, वो मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। इनकम तो वही है लेकिन संतुष्टि उसको अभी और प्राप्त किया जा सकता है। वो आर एस यू वी किसी भी पॉइंट पे रहे लेकिन अभी उसको संतुष्टि और मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व जो है वो अवेलेबल है। समझ गए? ये है हमारा पहला कंडीशन, ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी और सफिशिएंट हम आपको बता, क्योंकि अब अगला आप देखिए दूसरा कंडीशन यानी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन है। अब देखिए यहां से जो कर्व है वो कन्वेक्स है और यहां से आते आते जब ये टच करता है तो ये कनकेव हो जाता है, यहां पे ये कनकेव हो गया, ठीक है। ये हमारा IC1 है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये कन्वेक्स है और यहां आकर के ये कनकेव हो जाता है, ये IC2 है। यहां पे भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, इसको हम E मान लेते हैं, और एक पॉइंट ये है F मान लेते हैं इसको, ठीक है, और एक पॉइंट यहां है जिसको हम G मान लेते हैं। अब आप देखिए तीनों पॉइंट को अपने थोड़े दिमाग से थोड़ा सा हिसाब लगा करके सोचिए कि कंज्यूमर जब पॉइंट F पे है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अगर आप देखें तो देखिए टेंजेंट है, IC1 का भी टेंजेंट है, IC2 का भी टेंजेंट है, लेकिन यहां पे आप ध्यान देखिए कि IC1 में जो पॉइंट F है, यहां पे कंज्यूमर पूरा पैसा खर्च करके जितना संतुष्टि उसको मिल रहा है, पॉइंट F पे देखें कि वो पूरा पैसा खर्च करने के बाद जितना संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, यहां पे आपको सेम इंडिफरेंस कर्व पे कम पैसा खर्चा करके भी वही संतुष्टि प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, उसी इंडिफरेंस कर्व पे है ना, उसी इंडिफरेंस कर्व पे है, तो इस यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट होता है। अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पता है तो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली समझिए, उसको पॉइंट F पे जो संतुष्टि मिल रहा है, पॉइंट G पे भी तो वही संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि सिमिलर इंडिफरेंस, वही इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो सेम यूटिलिटी लेवल को दर्शाता है। तो कोई बेवकूफ ही होगा ना कि ज्यादा पैसा, देखिए यहां पे जितना खर्चा कर रहा है उससे ज्यादा पैसा तो यहां खर्चा करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये बजट लाइन पे है, ये बजट लाइन से नीचे का है, यानी ये बजट लाइन से, बजट उसका जो, उससे कम पैसा खर्चा करके वही संतुष्टि मिल जा रहा है, जबकि मतलब आप बजट लाइन पे जो संतुष्टि मिल रहा है, तो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो मतलब ज्यादा पैसा खर्च करके और वही संतुष्टि लेवल प्राप्त करेगा, है ना। समझ गए ना कि यहां पे अगर आप देखें तो पॉइंट F पे जो उसको संतुष्टि मिल रहा है वही संतुष्टि उसको G पे मिल रहा है, बस क्या है कि F पे उसको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इसीलिए जब कनकेव टच करेगा, कनकेव वाला पोर्शन टच करेगा, तो यहां पे उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इस वो सेम यूटिलिटी लेवल यहां भी प्राप्त कर रहा है, सेम यूटिलिटी लेवल यहां भी प्राप्त कर रहा है, बस क्या है उसको कि यहां पे पैसा कम खर्चा करना पड़ेगा। जब कम खर्चा में वही उपयोगिता मिल रहा है तो कोई बेवकूफ है कि ज्यादा पैसा खर्चा करेगा। तो जब कनकेव वाला पार्ट टच करेगा इंडिफरेंस कर्व को तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन यहां देखिए जब इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होकर के और टच कर रहा है तो आप इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे आगे देखिए कि क्या इससे कम पैसा में उसको
कहीं और इतना ही संतुष्टि मिल सकता है? नहीं, पैसा इधर ज्यादा लग रहा है, लेकिन चूंकि वो सिमिलर इंडिफरेंस कर्व पे है, तो जो उसको संतुष्टि यहां मिलेगा वो संतुष्टि उसको यहां भी मिल रहा है उसी कम पैसे में। तो अब आप लोग खुद बताइए कि कम पैसा में उतना ही संतुष्टि और ज्यादा पैसा में उतना ही संतुष्टि, तो कौन बेवकूफ इसको चुनना चाहेगा? सब तो इसी को ना चुनेगा। इसलिए जब कनकेव वाला पार्ट करेगा, क्योंकि कनकेव वाला जो पोर्शन होता है ना वो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, कन्वेक्स वाला पार्ट जो होता है ना वो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। समझ गए? ये कंडीशन समझ गए? हमको लगता है कि इससे अच्छा और आप कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अभी तक इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वहां पे क्या कर रहे थे कि कीमत और इनकम को हम कांस्टेंट माने हुए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है? कीमत और क्या बोलते हैं उसमें इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होता? नहीं होता है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के जो इस पार्ट को, जिसमें हम इनकम और क्या कहते हैं प्राइस को कांस्टेंट माने हुए हैं, इस पार्ट के जो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन है, इसका नाम है अगत्यात्मक उपभोक्ता संतुलन, स्टैटिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो तरह की जिंदगी होती है, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। बीपीएससी आपको किसी भी नाम से पूछ सकती है, इसीलिए हम आपको ये सारा नाम बताते हैं। स्टैटिक मतलब जहां पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत और इनकम को हम एकदम कांस्टेंट माने हुए हैं, तो ये अगत्यात्मक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डायनेमिक वाला पार्ट देखेंगे, जब इनकम, प्राइस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जब इनकम चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो कैसा इंडिफरेंस कर्व पे का बिहेवियर होगा, कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको वीडियो को देख लीजिए, अपने से नोट्स बना लीजिए और जो असाइनमेंट दिया गया है उसको ग्रुप में भेजिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप भेजेंगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़िया से रहिए।